स्टूडेंट, खंड 3 के अंतर्गत अध्याय 5 समाज में सामंजस्य, समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व व्यापक मानव लक्ष्य के रूप में। व्यापक मानवीय लक्ष्य। जैसे जैसे हम परिवार में अपने रिश्तों को समझना शुरू करते हैं और इन रिश्तों में सामंजस्य बिठाते हैं, हम सभी मनुष्य से हमारे संबंध के बारे में जानते हैं। परिवार हमारे रिश्तों को समझने, इन रिश्तों में भावनाओं को पहचानने, इन भावनाओं के अनुसार जीने और आपसी खुशी पाने के लिए पहला स्थान है। मेरे स्वयं मैं और दूसरों के स्वयं मैं के बीच संबंध मौजूद है। इसलिए रिश्ते परिवार में सीमित नहीं हैं, बल्कि सभी मनुष्यों को शामिल करने के लिए विस्तारित हैं। हमारी स्वाभाविक स्वीकृति सभी से संबंधित महसूस करना है, ना कि केवल अपने परिवार या सीमित समूह के सदस्यों से। वास्तव में हम न केवल खुद को खुश रखना चाहते हैं, बल्कि अपने परिवार की सीमाओं से परे भी दूसरों को खुश करना चाहते हैं। तो व्यापक मानवीय लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम अपने परिवार में ही न रहकर बल्कि पूरे समाज को अपना परिवार समझें। पूरे समाज को ही नहीं, अपितु पूरे विश्व को अपना परिवार समझें। जिस प्रकार परिवार में सद्भाव उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने समाज में सद्भाव बनाएं। व्यापक मानव लक्ष्य की पहचान। समाज में सभी मनुष्यों की मूल आकांक्षाओं की पूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित व्यापक मानव लक्ष्य को समझने की आवश्यकता है। ये वह है जो व्यक्तिगत स्तर पर पूर्णता के साथ साथ समाज में स्थायी समृद्धि, शांति और सद्भाव के लिए अनुकूल होगा। तो सही समझ प्रत्येक मनुष्य में होनी चाहिए, समृद्धि प्रत्येक परिवार में होनी चाहिए, विश्वास तथा अभय समाज में होना चाहिए, सह-अस्तित्व प्रकृति में, समाधान से सह-अस्तित्व तक। तो पहला है, सभी मनुष्यों के लिए सही समझ आवश्यक है। जब किसी के पास सही समझ नहीं होती तो वह परेशान रहता है और इस तरीके से कार्य करता है ताकि अन्य मनुष्यों के साथ साथ बाकी प्रकृति के साथ भी वैमनस्य पैदा हो। मतलब वैमनस्य का मतलब है असंतुलन पैदा हो। हर परिवार में समृद्धि की ज़रूरत है। परिवार में समृद्धि का मतलब है कि परिवार अपनी आवश्यकताओं की पहचान करने में सक्षम है और अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम है। समाज में विश्वास का अर्थ है समाज का प्रत्येक सदस्य अन्य सभी से संबंधित महसूस करता है और इसलिए विश्वास और निर्भीकता है। चौथा है, प्रकृति में सह अस्तित्व का मतलब है कि मानव सहित प्रकृति में सभी संस्थाओं के बीच एक संबंध और पूरकता है। ये व्यापक मानव लक्ष्य हो गए। ठीक है। लक्ष्य का विस्तार से पता लगाने में सक्षम होने के लिए ज़रूरी है कि मैं हर इंसान के लिए सही समझ चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ को ये सही समझ होनी चाहिए और अन्य लोग उनका अनुसरण करें। मैं चाहता हूँ कि हर परिवार समृद्ध हो। मैं यही नहीं चाहता कि केवल कुछ परिवार या केवल मेरा परिवार समृद्ध हो और बाकी लोग अभाव की स्थिति में रहें। मैं एक ऐसे समाज के लिए काम करना चाहता हूँ जिसमें मुझे आश्वासन दिया जा सके, जिसमें विश्वास या निडरता हो। मैं ऐसा समाज नहीं चाहता हूँ जिसमें हमारे चारों ओर अविश्वास, संदेह और भय हो। मैं डर की भावना के साथ जीने में सहज नहीं हूँ। मैं सभी प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में रहना चाहता हूँ। मैं प्रकृति के विरोध में नहीं रहना चाहता हूँ। मैं प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस समृद्धि करना चाहता हूँ। मुझे अपने और प्रकृति दोनों के लिए समृद्धि चाहिए। तो हमें समाज के लिए कोई भी कार्यक्रम बनाने से पहले हमें खुद को तलाशने और उन्हें जवाब देने की ज़रूरत है। इस प्रकार ये मानव समाज या मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता का लक्ष्य बन जाता है। तो व्यापक मानवीय लक्ष्य के अंतर्गत ये आता है, ना कि अपना खुद का जान, अपने परिवार अपना उसका नहीं, बल्कि पूरे समाज का होना चाहिए। समाज में समरसता व्यक्ति से शुरू होती है। हमें समाज में सद्भाव की नींव के रूप में व्यक्ति में सही समझ सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सही समझ के साथ परिवार में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता
का पता लगाया जा सकता है। हमारी आवश्यकताओं का सही आकलन करके और आवश्यकता से अधिक उत्पादन करके परिवार समृद्ध हो सकता है। व्यक्तियों में सही समझ और परिवार में समृद्धि का आश्वासन मानवीय रिश्तों की समझ, समाज में सद्भाव और विश्वास निर्भीकता की ओर ले जाती है। जब प्रत्येक व्यक्ति रिश्ते में सामंजस्यपूर्ण ढंग से जीने में सक्षम होता है और सभी परिवारों की ज़रूरतों को सुनिश्चित किया जाता है, तो समाज निर्भीकता, आपसी विश्वास का स्वाभाविक रूप से पालन करेगा। जब सही समझ वाले मनुष्य प्रकृति के साथ बातचीत करते हैं तो ये सह अस्तित्व के अनुरूप होगा और पारस्परिक रूप से समृद्ध होगा। हम इसे निम्नलिखित अनुक्रम में भी समझ सकते हैं। सही समझ से समृद्धि आती है, समृद्धि से निर्भयता यानी कि विश्वास और सह अस्तित्व का डेवलपमेंट होता है। वर्तमान परिदृश्य क्या है? वर्तमान में हम देखते हैं कि हम उपरोक्त प्रस्तावों की अनदेखी कर रहे हैं। क्या कौन कौन सी अनदेखी कर रहे हैं? व्यक्तियों में सही समझ की अनदेखी, परिवार में समृद्धि की अनदेखी, समाज में निर्भीकता विश्वास की अनदेखी, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की अनदेखी। तो हम इन सब चीज़ों के साथ क्या कर रहे हैं? अनदेखी करते जा रहे हैं। व्यापक मानव लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम। तो कौन कौन से मानव संसाधन के 5 आयाम? मानव कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त प्रणाली और कार्यक्रम विकसित करना आवश्यक होगा। मानव प्रयास के 5 आयाम हैं: शिक्षा, संस्कार, सरलता, संयम, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन कार्य। 5वां है विनिमय भंडारण। ये 5 आयाम व्यापक रूप से उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित करते हैं जो मानव समाज के सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए आवश्यक और मौलिक हैं। शिक्षा संस्कार। शिक्षा जीवन के सभी 4 स्तरों पर सामंजस्य को समझने के लिए आवश्यक है। सही जीवन जीने की सभी 4 स्तरों पर सद्भाव में रहने के लिए प्रतिबद्धता और तत्परता। सद्भाव की समझ सभी स्तरों पर सद्भाव में रहने और सीखने के साथ साथ सभी स्तरों पर सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सही समझ से प्राप्त क्षमता सद्भाव में जीने के लिए सक्षम बनाती है। हमें अपने समाज में शिक्षा जीवन की उपलब्धता और निरंतरता सुनिश्चित करनी होगी। शिक्षा संस्कार हो गया। दूसरा है स्वास्थ्य एवं स्वनियमन। स्वास्थ्य संयम शरीर को पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग करने के लिए जिम्मेदारी की भावना को संदर्भित करता है। तीसरा है न्याय संरक्षण, न्याय सुरक्षा। न्याय मनुष्य के बीच संबंधों में सामंजस्य को संदर्भित करता है, जबकि संरक्षण सुरक्षा मानव और शेष प्रकृति के बीच संबंधों में सामंजस्य को संदर्भित करता है। न्याय मानवीय संबंध, इसकी मान्यता, पूर्ति, मूल्यांकन, आपसी खुशी की ओर अग्रसर। दूसरा संरक्षण, मानव की प्रकृति की बाकी इकाइयों से संबंध, इसकी मान्यता, पूर्ति, मूल्यांकन, आपसी समृद्धि के लिए अग्रणी। संवर्धन, संरक्षण, प्रकृति का सही उपयोग। न्याय का अर्थ है कि मानवीय संबंधों में मूल्यों की पहचान, उनकी पूर्ति तथा पूर्ति के सही मूल्यांकन से आपसी खुशी प्राप्त करना। रिश्ते में आपसी खुशी ही लक्ष्य है और हमारे समाज में न्याय या अन्याय की निरंतरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम में से हर एक की है। संरक्षण मानव संबंधों के अलावा हमें ये भी सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा कि प्रकृति के बाकी हिस्सों के साथ हमारा संबंध मानवता के साथ साथ प्रकृति के लिए भी समृद्ध है। हमारे समाज का ये आयाम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। इसमें निम्नलिखित 3 पहलुओं को सुनिश्चित करना शामिल है। संवर्धन, मैं गेहूं की खेती करता हूं, ये गेहूं को समृद्ध करता है क्योंकि मात्रा बढ़ती है। सुरक्षा, मैं इसे सुरक्षित रखता हूं ताकि ये खाने के लिए सही रहे। सही उपयोग, मैं इस शरीर के पोषण के लिए इस्तेमाल करता हूं और इसे बर्बाद नहीं होने देता। उत्पादन कार्य, कार्य श्रम जो मानव प्रकृति के बाकी हिस्सों पर करता है। उत्पादन श्रम के फलस्वरूप प्राप्त भौतिक उपज। उत्पादन कार्य की बात करते समय 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। क्या उत्पादन करें, उत्पादन कैसे करें। क्या उत्पादन करना है, तो क्या उत्पादन करना है, इसका निर्णय
आवश्यकताओं की सही पहचान पर निर्भर करता है। इसके लिए हमें शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पहचान करनी होगी, अर्थात शरीर के पोषण, संरक्षण और सही उपयोग के लिए क्या आवश्यक है। जब हम इस पर गौर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि सही उपयोग के लिए भोजन, कपड़े, आश्रय और विभिन्न प्रकार के उपकरणों, उदाहरण परिवहन, संचार, छवियों के दूरस्थ देखने आदि का उपयोग करने की आवश्यकता है। उत्पादन कैसे करें? जब हम उत्पादन करने के तरीकों के सवाल पर आते हैं तो हम उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी या प्रणालियों का उल्लेख करते हैं। तो कौन कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा हम निम्नलिखित स्पष्ट हो जाता है कि क्या क्या करना चाहिए। प्रकृति में तंत्र चक्रीय है। प्रकृति में तंत्र परस्पर पूर्ण या पारस्परिक रूप से समृद्ध हैं। इस प्रकार उत्पादन का सही तरीका आवर्तनशीलता के माध्यम से प्रकृति के साथ सद्भाव में होता है। याद रहे ये चक्रीय होना है कि ये चक्रीय होना है। तो पर्यावरण में क्या होता है, सभी तत्व क्या रहते हैं, चक्रीय अवस्था में रहते हैं। ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक इकाई समृद्ध हो। प्रकृति में चक्रीय और समृद्ध प्रक्रिया का उदाहरण पढ़ लें। हम प्रकृति में इस संतुलन को देखना शुरू करते हैं। तो ये वो हो गया प्रकृति में संवर्धन के उदाहरण है। प्रकृति उत्पादन पहले से ही हो रहा है। एक बार जब प्रकृति में एक पौधा उगना शुरू होता है तो ये अपने स्वयं के खाद, अपने पानी का प्रबंध करता है। हमें इसके लिए कुछ भी प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ पौधे अपने हिसाब से विकसित होते हैं। हम कौशल को पहले समझकर और फिर कौशल सीखकर उसे सुविधाजनक बना सकते हैं। मानव और पशु अस्तित्व के लिए बुनियादी आवश्यकताएं पहले से ही प्रकृति में हो रही हैं। इसलिए जब हम उत्पादन की बात करते हैं मानव के सम्मान के साथ, तो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार प्रकृति में कुछ पैदा करने जा रहे हैं। एक मायने में हम केवल इस प्रक्रिया का विस्तार कर रहे हैं। चावल और गेहूं वैसे भी प्रकृति में उगते हैं। हम केवल इस बात पर काम करते हैं कि हमारे पास इससे अधिक कैसे हो सकता है, या किसी निश्चित भूमि में केवल कुछ किस्में हम इस कृषि कहते हैं। आज भी बुनियादी उत्पादन में अधिकांश कार्य प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कृषि में हमारा अधिकांश प्रयास भोजन को बोने, एकत्र करने और भंडारण में है। शेष कार्य प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रकृति अपने आप संवर्धन करती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल विनिमय भंडारण, नेक्स्ट लेक्चर में विनिमय भंडारण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।